औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैंने कंपाइल किया अपने मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर्स को, जिसमें इनऑर्गेनिक मैंने मुख्तलिफ ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया था, कंपाइल करके एक जगह आपके साथ रख दिया ताकि सुकून और इत्मीनान के साथ आप इसमें प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, कास्टनिक कैंडल सेल, डाउन सेल, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इन तमाम चीज़ों को, आईयूपीसी कॉम्प्लेक्सेस, इन तमाम को एक ही साथ पढ़ ले और इस वीडियो को देखने के बाद आपका इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होगा। बच्चों, ये वीडियो पुरानी वीडियो से कंपाइल हुई भी है, तो इसमें अगर कोई क्लास की अनाउंसमेंट है तो वो डेफिनेटली क्लास गुजर चुकी है। आपने उन अनाउंसमेंट्स पर गौर नहीं करना। कंपाइलेशन इसलिए किए ताकि आप लोग एक साथ वन गो में देख लो। इससे पहले आपने ऑर्गेनिक देख लिया, कंप्लीट रिवीजन, बेंजीन आपने देख लिया, और अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास मौजूद है। किसी ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और इन वीडियोस को अच्छे से देखकर चला जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर रहेगा। उसका एमसीक्यूज की वीडियो भी इसी तरह इंशाल्लाह पेपर से एक दिन पहले अपलोड कर दी जाएगी, उसकी तैयारी करके जाएंगे तो आपके एमसीक्यूज का सेक्शन भी अच्छा गुजरेगा। तो वीडियो मुकम्मल कर लेना बेटा, अपना ख्याल रखना और दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट 15 ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, यानी 2007 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास इनके नोट्स नहीं है तो आपको इनके नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में भेज भी दिए गए थे, और अगर आप उस ग्रुप का ऐसा नहीं है तो आप 033322433031 पर रब्ता करके उस ग्रुप का ऐसा भी बन सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 के नोट्स हैं बेटे, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स भी मौजूद हैं। डॉबेरानर लॉ ऑफ ट्राइएड से लेकर हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर लॉथर मेयर्स क्लासिफिकेशन, उसका ग्राफ भी मौजूद है, फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, फिर इसके बाद उसके साइलेंट फीचर्स, फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन। जो जो सवाल इस चैप्टर से पूछा जाता है स्टूडेंट्स, वो तमाम का तमाम यहाँ मौजूद है, और फिर उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन लिंक भी है जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया था। अब स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, और यहाँ पर हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके, जिससे आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो क्या फर्क बताएंगे सर? हम बताते हैं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ हमारे पास एटॉमिक वेट के बारे में बात करता था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हम एटॉमिक नंबर पर बात करते हैं। डिस्कस द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लॉन्ग फॉर्म से क्या मुराद है हमारी? लॉन्ग फॉर्म से मुराद है सर, फर्स्ट पीरियड हमारे पास शॉर्टेस्ट होता है विद 2 एलिमेंट्स, फिर 2 शॉर्ट पीरियड्स आते हैं विद 8 एलिमेंट्स, फिर लॉन्ग पीरियड्स आते हैं विद 18 एलिमेंट्स, और फिर लॉन्गेस्ट पीरियड आता है विद 32 एलिमेंट्स, और फिर बाद में हम कहते हैं 7th पीरियड हमारे पास इनकम्प्लीट पीरियड होता है। इसका रिटन आंसर आपको मिल जाएगा जो नोट्स आपके पास मौजूद थे, और अगर नहीं थे तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, गिव द कैरेक्टरिस्टिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग इनर ट्रांजिशन एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यानी अब यहाँ पर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी एस और पी ब्लॉक की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जिसमें आप एन एस करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 1 2 3 नहीं लिख रहे होते। वाई वॉज मेंडलीफ लॉ मॉडिफाइड? क्यों मॉडिफाई किया गया था मेंडलीफ लॉ? सर, चूंकि आइसोटोप्स के लिए कोई स्पेस नहीं थी। 2 रीजन लिखने हैं ना हमें, और दूसरा रीजन ये था कि हमारे पास पोटेशियम और आर्गन के मास में फर्क आ रहा था। पोटेशियम 39 है, आर्गन 40 है, लेकिन 40 पहले लिखा हुआ आ रहा था और 39 बाद में आ रहा था। ये 2 वजूहत थी जिनकी वजह से आपको मेंडलीफ लॉ मॉडिफाई करना पड़ा। नोट जो आपके पास मौजूद है उसमें जो हेडिंग डली हुई है आपके पास, डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीफ, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। 2009 में क्या सवाल किया गया स्टूडेंट्स? डिस्कस द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर यूं समझिए सवाल रिपीट हुआ है 2007 से, इसमें सेम आपको लिखना था। राइट डाउन द ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर 18, 15 एंड 35। इसका वीडियो लेक्चर बेटे इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, और पिछले डॉक्यूमेंट में उसका लिंक भी मौजूद था कि आप किसी भी नंबर का ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड किस तरीके से मालूम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है जिंक एटॉमिक नंबर 30 की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वीडियोस में हमने सीखा था कि हम किसी भी नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह कर रहे होंगे। याद रहे जिंक में आपके पास 30 है, मैं वर्बली आपको यहाँ
समझा दूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने डिटेल में इस बात को समझा है फर्स्ट ईयर में कि हम पहले क्यों 4s फिल करते हैं और बाद में क्यों 3d फिल करते हैं। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर 24 एंड 29। स्टूडेंट्स याद रहे जब हम 24 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो हमारे पास 3d4 आता है। डी में जब भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो अनस्टेबल होता है और स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अपने नेबर से लेता है। नेबर में 4s मौजूद होता है। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एहतियात कीजिए कि 3d4 नहीं बल्कि 3d5 आएगा। ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? 4s देगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 और 29 में क्या हो जाएगी? 4s1 3d10। बस इतना याद रखिए कि डी में 4 नहीं आएंगे, डी में 9 नहीं आएंगे। 4 होगा तो आपको 5 करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन बराबर से आपको मिलेगा। 9 होगा तो आपको 10 करना होगा। डिफाइन इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, ये डेफिनेशंस स्टूडेंट्स और नोट्स में मौजूद हैं। गिव द एडवांटेज एंड डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेन हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक, ऑल्सो राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। यानी यहाँ पर 3 सवाल एक साथ कंबाइन करके पूछ लिए गए आपसे। पहले आपको एडवांटेजेस और डिफेक्ट्स बताने मेंडलीव के, फिर आपको बताना है कि आपके पास ट्रांजिशन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन में आपके पास डी और एफ ब्लॉक है, रिप्रेजेंटेटिव में आपके पास एस और पी ब्लॉक है और फिर सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बतानी, लेकिन जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसमें NS1 NS2 इस तरह हम जिक्र करेंगे। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। लॉ हम याद कर चुके हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। चूंकि मॉडर्न की हम बात कर रहे हैं, कैसे डिफेक्ट्स को रिमूव किया नोट्स में ये मौजूद है लिखा हुआ। राइट द वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1a एंड 1b। वैलेंस सेल का मतलब था लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे आप 4a और 4b की। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आती है, चैनल पर देखिए, फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियोस भी मौजूद हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, गिव द वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 2a 1b 4a 6b। आप देख रहे हैं पास्ट 15 ईयर्स में बेशुमार क्वेश्चंस मौजूद हैं जिनमें जिक्र किया जा रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बड़ी अच्छी गिरफ्त होनी चाहिए। स्टेट द फॉलोइंग लॉ, डॉबी-राइनर एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ टेव। प्रेजेंटेशन के साथ नोट्स आपके पास जो मौजूद होंगे उसमें सारी हेडिंग्स डली हुई हैं और उन्हीं हेडिंग्स को हमें लिखना होता है। 2014 में क्वेश्चन आया, व्हाट आर डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड हाउ इट वाज मॉडिफाइड। नुकसान क्या था सर? नुकसान हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी और दूसरा मेजर हमारे पास डिफेक्ट था कि एटॉमिक मास जो है वो सीक्वेंस में नहीं आ रहे थे और तीसरा डिफेक्ट था कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के लिए हमारे पास स्पेस मौजूद नहीं थी। मॉडिफाई कैसे किया गया सर? हम एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर की तरफ आए थे। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, Z इज इक्वल टू 30, यानी जिंक की बात की जा रही है, 4s2 और 3d10 होगा। 2015 में आते हैं, गिव द कैरेक्टरिस्टिक वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जीरो ग्रुप यानी 8a की लिखनी है, रिप्रेजेंटेटिव यानी S और P की लिखनी है और फिर D ब्लॉक और F ब्लॉक की लिखनी है। 2016, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरेन नोट्स में से सवाल को हम याद कर लें, इस चैप्टर से ये सवाल जरूर पूछा जाता है। 2017, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आइडेंटिफाई ग्रुप period and block of the elements bearing the following number 17 24 29 and 49। तो 24 और 29 में अब आपको याद रहेगी ये बात कि सर D5 करना है, हमें एक इलेक्ट्रॉन S से लेना होगा और 29 में क्या याद रहेगा? D10 करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन S से लेना होगा। स्टेट द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड व्हाई द लॉ वाज मॉडिफाइड। पहले आपको लिखना होगा मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, फिर आप उसके डीमेरिट्स बताएंगे और फिर मॉडिफिकेशन। 2018 में पूछा गया, डिफाइन पीरियड एंड ग्रुप। नोट्स में डेफिनेशन मौजूद है। किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है? अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1a की लिखनी है। कार्बन फैमिली यानी ग्रुप 7a की लिखनी है। हेलोजन यानी कार्बन फैमिली यानी ग्रुप 4a की लिखनी है। हेलोजन यानी ग्रुप 7a की लिखनी है। नोबल गैसेस यानी ग्रुप 8a की लिखनी है। 18 में डिटेल क्वेश्चन था, डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड डिस्कस द डिफरेंट ब्लॉक्स। कौन कौन से ब्लॉक हैं सर? S है, P है, D है और F है। और 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए, स्टेट द फॉलोइंग लॉ, डॉबी-राइनर और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। आइडेंटिफाई द ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग। Z36 है, Z24 है। 24 पे फौरन क्या याद आएगा आपको? D क्या करना है? 5 करना है और 4s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन था, राइट द टाइप्स ऑफ
एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चैप्टर नंबर 1 के नोट्स अब आपके पास मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस आपके पास मौजूद हैं और चैप्टर नंबर 1 की आपके पास पास 15 ईयर्स मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही अब चैप्टर नंबर 2 के नोट्स आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, पर चैप्टर 2 का पास 15 ईयर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस तरह चैप्टर वाइज हमारी बेहतरीन तैयारी हो रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें हमें बड़ी क्लियर थी। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि बिल्कुल फ्री में इन ऑनलाइन क्लासेस से उनकी प्रिपरेशन होती रहे। बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था फास्ट 15 ईयर पेपर से, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 15 इयर्स पेपर्स यानी 2007 से लेकर 2019 तक जो क्वेश्चंस आए हुए वो इस वक्त स्क्रीन पर हमारे साथ होंगे। मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा और ये बताता जाऊंगा कि किस सवाल में हमें कितना लिखना था। 2007 में क्वेश्चन किया गया, डिस्कस ब्रीफली द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। याद रहे स्टूडेंट्स, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट नहीं थे। एक ही क्वेश्चन होता था, उसके 3 पार्ट्स होते थे ए बी सी, और उसे आप सॉल्व करते थे, इसीलिए यहाँ पर आप लॉन्ग और शॉर्ट नहीं देख पा रहे हैं। ब्रीफली बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन को डिफाइन करना है। इसका मतलब पहले आप डिफाइन करेंगे बाइनरी कंपाउंड्स को, फिर आप डिफाइन करेंगे हाइड्राइड्स को, और फिर आप उसके बाद फर्दर आगे डिफाइन कर रहे होंगे तमाम के तमाम जितनी भी आपके पास टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स हैं। फिर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक एंड नेसेंट हाइड्रोजन। अब आइसोटोप्स आपके पास 3 हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो आप कॉलम बनाएंगे, ये पहली मर्तबा शायद आप कर रहे होंगे ऐसा कि 3 कॉलम आप एक साथ बना रहे होंगे, एक पर प्रोटियम, फिर ड्यूट्रियम, फिर ट्राइटियम लिखा होगा। अब क्या-क्या डिफरेंसेस है सर इनमें? जैसे प्रोटियम का मास 1 होता है, ड्यूटेरियम का मास 2 होता है, ट्राइटियम का मास 3 होता है, ये एक डिफरेंस है इनमें। सर प्रोटियम हमारे पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम को हम हैवी हाइड्रोजन कहते हैं और ट्राइटियम को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं, ये डिफरेंस है सर इसमें। तीसरा हम लिख सकते हैं कि हमारे पास प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सेम आपके पास एटॉमिक और नेसेंट हाइड्रोजन आ जाएगा। एटॉमिक हाइड्रोजन रिएक्शन में जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो बनेगा नेसेंट हाइड्रोजन में। आप कहते हैं कि सर हमारे पास न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन है, इसकी प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं और साथ में इसकी प्रिपरेशन लिख सकते हैं, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाएंगे आपके पास। फिर क्वेश्चन आता है, डिस्कस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट टेबल। वो स्टूडेंट्स जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि हमने इन्हें नोट्स के ज़रिए समझने की भी कोशिश की है। इस वक्त स्क्रीन पर आप चैप्टर 2 के नोट्स भी देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1A 4A एंड 7A। और यहाँ पर इसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन और ये पीडीएफ नोट्स मौजूद हैं जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर किए गए थे। अगर हम में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं तो वो 0333224301 पर रब्ता करके व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन सकता है। अगर आपने पहले मैसेज किया था तो कुछ वक्त में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सर सवाल की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। हमें बताना है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट टेबल, तो हमें कंप्लीट क्वेश्चन लिखना होगा। फिर पूछा गया, व्हाट इज मीन बाय बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, गिव केमिकल रिएक्शन ऑफ आयोनिक और कोवेलेंट हाइड्राइड। अब इस मर्तबा आपसे सिर्फ आयोनिक और कोवेलेंट हाइड्राइड के बारे में पूछ रहा है, और अगर आप में से किसी को ये सवाल समझने हैं तो वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, टॉपिक्स के साथ आप उनमें ढूंढ सकते हैं। 2009, explain any two of the following: isotopes of hydrogen, polymeric and metallic hydride, and preparation of atomic hydrogen। स्टूडेंट्स याद रहे, फ्री ऑनलाइन सेकेंड ईयर क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें टॉपिक वाइज सारी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। आप चैनल पे अगर वीडियोस को ढूंढेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको बड़ी आसानी से इन सब के आंसर्स भी मिल जाएंगे। 2010 से ये कॉन्सेप्ट आया हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का और डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस का। अब हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में हम कहते हैं, क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज मिसफिट इन ग्रुप 1A ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। तो जो नोट्स हमारे पास मौजूद है, मिसफिट का मतलब था डिफरेंसेस। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स हमारे पास लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट्स आपको यूं समझें कि सवाल के आंसर में लिखने थे। व्हाट इज वाटर गैस, गिव वन मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन। वाटर गैस क्या होती है सर? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हमारे पास कॉम्बिनेशन कहलाता है वाटर गैस का।
इसकी प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो आपने इसमें लिख सकते हैं कार्बन पे अगर आप वाटर ऐड करते हैं, रेड हॉट कोक पे अगर आप वाटर डालते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, यानी वो प्रिपेयर करता है वाटर गैस को। फिर क्वेश्चन है राइट डाउन 5 इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक बार फिर नोट्स की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमारे पास ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। यहाँ पर आप यूट्यूब का लिंक देख सकते हैं जिसमें हम समझ सकते हैं वीडियो की मदद से कि कौन-कौन सी प्रिपरेशन के मेथड हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप प्रिपरेशन के मेथड्स देख सकते हैं। ये हमारे पास 5 मेथड्स लिखे हुए हैं जिनका ज़िक्र किया जा रहा है। हम वापस चलते हैं 10 ईयर की तरफ। 2011 में क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, एक्सप्लेन आयोनिक हाइड्राइड गिविंग 2 प्रिपरेशन एंड 2 रिएक्शन। यानी अब सिर्फ आपको आयोनिक हाइड्राइड के बारे में लिखना है, बाकी नहीं लिखना। गिव पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन टू 1A एंड 7A। नोट्स में क्वेश्चन कैसे मौजूद है, नोट्स में सिमिलैरिटीज के नाम से मौजूद है, तो 1A की सिमिलैरिटीज लिखनी है सर और 7A की सिमिलैरिटीज लिखनी है इस सवाल के जवाब में। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, क्लासिफाई देम, एक्सप्लेन कोवलेंट एंड पॉलीमेरिक हाइड्राइड। याद रहे स्टूडेंट्स, अगर हम नोट्स की तरफ चलते हैं, ये आइसोटोप्स देख लिखे हैं हमारे पास, एटॉमिक हाइड्रोजन है। हम अगर बाइनरी कंपाउंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं तो पहले बाइनरी कंपाउंड डिफाइन हुए हुए, फिर हाइड्राइड्स डिफाइन हुए हुए। तो सवाल में अगर कहा जाता है व्हाट आर बाइनरी कंपाउंड्स, तो पहले आपको बाइनरी कंपाउंड्स बताने होंगे, फिर आप हाइड्राइड्स की तरफ आएंगे और फिर आप फर्दर उसे क्लासिफाई कर रहे होंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, यूं समझिए क्वेश्चन रिपीट हुआ 2013 में, सेम क्वेश्चन था, आप उसी तरह लिखेंगे जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में बताया था। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स आर नॉट ट्रू केमिकल कंपाउंड्स, कमेंट। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कौन से होते हैं सर? जो ट्रांजिशन हाइड्राइड्स होते हैं, जिन्हें हम मेटालिक हाइड्राइड्स कहते हैं, उन्हें हम एक नाम देते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का। ये ट्रू केमिकल कंपाउंड क्यों नहीं है? चूंकि सर ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। जैसे क्लास में समझाते हुए हम एग्जांपल देते हैं कि बोर्ड का जो डस्टर होता है, जैसे डस्ट पार्टिकल चौक के उसके अंदर बैठ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ये पार्टिकल बटे हुए होते हैं। तो चूंकि इन्होंने कोई कंपाउंड नहीं बनाया हुआ, इसलिए हम इन्हें ट्रू केमिकल कंपाउंड्स का नाम नहीं देते, बाकी सब ने कोई ना कोई बॉन्डिंग की हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2014 में, व्हाट इज वाटर गैस, गिन वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिपीट क्वेश्चन है, डिस्कस किया हमने। एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन इज मिसफिट इन ग्रुप 1A एंड 7A। क्या लिखना होगा सर? डिसिमिलैरिटीज लिखनी होंगी। 2015 में सवाल पूछा गया व्हाट आर हाइड्राइड्स। देखो क्वेश्चन पूछा ना व्हाट आर हाइड्राइड्स, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा हाइड्राइड्स क्या होते हैं, इसीलिए अलग से यहाँ पर हाइड्राइड की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। हाउ आर दे क्लासिफाइड, तो आप बताएंगे सर दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग, सबके नाम लिख देंगे। राइट, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हाइड्राइड, तो सिर्फ एक्सप्लेन किसको करना है? आयोनिक हाइड्राइड को करना है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन द टर्म आइसोटोप, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तीन है हमारे पास है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। मेंशन द सिंपलेस्ट आयन ऑफ हाइड्रोजन एंड शो देयर रिएक्शन विद वाटर। सिंपलेस्ट आयन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा सर? हमारे पास आयन बनेगा हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है H+, और आप इसका जब वाटर से रिएक्शन शो करेंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के तहत। Describe two methods for the preparation of water gas and give two methods for the separation of pure hydrogen. अब स्टूडेंट्स पर नोट्स की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन थी उसमें हमारे पास वाटर गैस बनती है, और यहाँ पर हमारे पास सेपरेशन के मेथड्स भी अलग से लिखे हुए हैं। ये नोट्स इसी तरह डिजाइन किए हुए हैं कि अगर नोट्स में से आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 15 ईयर बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये दो मेथड्स ऑफ सेपरेशन भी बेटा यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आप उनको -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल भी कर सकते हैं, या फिर आप उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना होगा अगर आपको, तो आप 0333224303 पर मैसेज करेंगे। मैं एक बार फिर मेंशन करता चलूं कि अगर कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज किया था और अब तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो कुछ वक्त में वो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अब आते हैं सर 2017 पर। गिव 4 इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो 5 थे हमारे पास, उसमें से एक हटा दें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो 4 मेथड्स आपके पास नोट्स में मौजूद हैं। व्हाट इज मीन बाय बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, गिव देयर क्लासिफिकेशन एंड डिस्कस द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट लाइक हाइड्राइड। तो आपको इसमें कोवलेंट हाइड्राइड का जिक्र करना है। 2018 व्हाट आर आइसोटोप्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। फिर क्वेश्चन है गिव द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद द एलिमेंट्स फॉर ग्रुप 1A एंड 4A। तो 1A और 4A की क्या लिखनी है? सिमिलैरिटी भी लिखनी है और डिसिमिलैरिटी भी लिखनी है।
फिर 2019 में हमारे पास है राइट टू मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। तो दो मेथड्स हमारे पास लिखे हुए हैं सर। गिव रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद द फॉलोइंग, फास्फोरस या क्यूप्रिक ऑक्साइड। सर रिएक्शन लिखना है हमें फास्फोरस का और क्यूप्रिक ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ, सिंपल आपको इक्वेशन लिखनी है सर। और फिर है व्हाट इज मीन बाय बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, गिव देयर क्लासिफिकेशन एंड डिस्कस द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सॉल्व किया चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 हम कर चुके थे, चैप्टर 2 हम कर चुके थे। अब कमिंग वीक में चैप्टर 3 के नोट्स आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद चैप्टर 3 का भी हम 15 ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। इस तरह हर चैप्टर का हमारे पास 15 ईयर पेपर मौजूद होगा, हमारी कॉपीज में हमने लिखा होगा और हमारी तैयारी बेहतरीन होगी और हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और हम इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी सीरीज में। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था सेकंड ईयर से और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन चैप्टर नंबर 2। कल की क्लास में हम कुछ डेफिनेशंस एटॉमिक हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज और यूजेस समझ के चैप्टर नंबर 2 भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, कॉपी अगर आपने मेंटेन की हुई है डे 1 से तो आप देख रहे हैं काफी सारा काम आप कंप्लीट कर चुके हैं और आपके नोट्स भी कॉपी में ऑटोमेटिकली बनते जा रहे हैं। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं सर? द कंपाउंड, पहले हम बाइनरी कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। द कंपाउंड फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बाइनरी कंपाउंड। दो एलिमेंट से जो मिलते हैं आपस में जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम नाम देते हैं बाइनरी कंपाउंड का। जैसे Fe और S मिल गया तो FeS बन गया, बाइनरी कंपाउंड है। Na और O मिल गया, बाइनरी कंपाउंड है। BeCl मिल गया, बाइनरी कंपाउंड है। अब आप अक्सर देखते हैं हाइड्राइड भी लिखा होता है साथ में। तो व्हाट इज हाइड्राइड? हम कहते हैं द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड। अगर ये बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोजन का है तो उसे हम क्या नाम देंगे सर? इसे हम हाइड्राइड का नाम देंगे। अब आइए क्लासिफिकेशन पर। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल बॉन्डिंग एंड द प्रॉपर्टीज। किन किन बुनियाद पर क्लासिफाई कर रहे हैं हम सर? केमिकल बॉन्डिंग की बुनियाद पर भी क्लासिफाई कर रहे हैं और स्ट्रक्चर की बुनियाद पर भी क्लासिफाई कर रहे हैं। इनकी एग्जांपल्स में क्या शामिल है हमारे पास? आयोनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, पॉलीमेरिक हाइड्राइड एंड बॉर्डरलाइन हाइड्राइड। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में तो उसी अंदाज से हम इसको पढ़ रहे हैं। आयनिक हाइड्राइड बेटा नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इनमें कौन सा बॉन्ड मौजूद होगा? आयोनिक बॉन्ड मौजूद होगा। कैसे बनेंगे ये? द हाइड्राइड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल ऑफ ग्रुप 1a एंड 2a टू हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज आयोनिक हाइड्राइड। 1a और 2a के मेटल से इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन के पास चला जाए तो ऐसे हाइड्राइड को हम नाम देंगे आयोनिक हाइड्राइड का। इसमें एक्सेप्शन लिखा हुआ है बेरिलियम और मैग्नीशियम का। ये एक्सेप्शन बेटा इसलिए है चूंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाता है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन के लिए आपको एक नंबर का साइंटिफिक रीजन आता है कि व्हाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डज नॉट फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। तो आप जवाब लिखेंगे बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म्स पॉलीमेरिक हाइड्राइड। ये इक्वेशन यहाँ पर हमारे सामने लिखी हुई है। Na+H से NaH बनेगा, Ca+H2 से CaH2 बनेगा। प्रॉपर्टीज भी लिखने के लिए आती हैं स्टूडेंट्स हमें, आइए इनको पढ़ते हैं। दे आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन एंड नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स। नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो रूम टेम्परेचर पर एवापोरेट नहीं होते। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। चूंकि जिनमें भी आयोनिक बॉन्ड मौजूद होता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दे आर कॉल्ड एज सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। चूंकि इनमें ग्रुप 1a और 2a की प्रॉपर्टीज शामिल है और 1a और 2a से यूजुअली हमें सॉल्ट्स मिलते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये वाटर में सॉल्युबल होंगे जबकि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होंगे। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज इन मोल्टन स्टेट। यानी अगर इन्हें हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो इन्हें फ्यूज या मोल्टन स्टेट में हमें इस्तेमाल करना होगा। केमिकली हम कहते हैं वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और HCl के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो दो मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस हम इनके ऑब्जर्व करते हैं। इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा और खुद बदले में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इन्हें डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसा एजेंट जो वाटर रिमूव करने के काम आएगा। सेकंड हमारी एग्जांपल है कोवेलेंट हाइड्राइड। फिर नाम से जाहिर हो रहा है कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा।
So these hydrides are formed by sharing of electrons of element of group 3a to 7a with hydrogen. 3a से 7a तक अगर elements इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उसे हम नाम देंगे कोवलेंट हाइड्राइड का। इनकी प्रिपरेशन क्या होगी बेटा? कोवलेंट हाइड्राइड बाय प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट एक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। जैसे H2 और Cl2 मिले तो क्या बन गया? HCl बन गया। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं इसकी, तो हम कहते हैं सर दे आर कलरलेस गैसेस, यानी आपको इनकी कोई कलर नजर नहीं आएगा। दे हैव लो मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट, वहां पर हाई था, यहाँ पर लो है, चूंकि वहां पर आयनिक बॉन्ड था, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको आयनिक याद है तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। कभी कभी आयनिक और कोवेलेंट में डिफरेंस लिखने के लिए भी आता है, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। एंड में मैं मार्क्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि सवाल किस किस तरह के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते बेटा हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, नाम बता रहा है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करने जा रहे हैं। The hydride that are formed by reaction of electron deficient element of group 3a alkali metal hydrides are called as complex hydride. अब हमारे पास कुछ ऐसे हाइड्राइड्स हैं, जैसे बोरॉन का हाइड्राइड, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड, ये स्टेबल नहीं होता। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए आयोनिक हाइड्राइड के साथ बॉन्डिंग करता है। तो ऐसा हाइड्राइड जिसमें आयोनिक हाइड्राइड और कोवेलेंट हाइड्राइड के कुछ मेंबर्स आपस में कंबाइन होकर एक नया बॉन्ड बना दें, तो उसे हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का। देखो NaH क्या है? आयोनिक हाइड्राइड। BH3 क्या है? कोवेलेंट हाइड्राइड। ये दोनों मिले तो क्या बन गया? NaNH4 बन गया। इसे हमने क्या नाम दिया? इसे हमने नाम दिया कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का। इनके कैरेक्टर सॉल्ट लाइक होंगे, चूंकि इसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद है। ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होंगे, ये स्टेबल हैं वाटर में, क्योंकि अब इनकी कॉम्बिनेशन किसके साथ हो गई है? आयोनिक के साथ हो गई है। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास मेटालिक हाइड्राइड। द हाइड्राइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटालिक हाइड्राइड। अब आगे ऑर्गेनिक में जितनी भी हम इक्वेशंस पढ़ेंगे, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम हाइड्रोजन जब भी चाहिए तो कुछ मेटल्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे निकल या प्लैटिनम का इस्तेमाल करेंगे, जिंक का इस्तेमाल करेंगे। ये सब कहलाते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया है कि जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन का नाम देते हैं। इनके अंदर हाइड्रोजन छुपा हुआ होता है, जो हीट के टेम्परेचर देने के बाद बाहर निकलता है। ऐसे हाइड्राइड को हम क्या नाम दे रहे हैं? मेटालिक हाइड्राइड का नाम दे रहे हैं। इसकी एग्जांपल बेटा बिल्कुल इस तरह समझो, पहले चौक और डस्टर हुआ करते थे, तो डस्टर को आप दूर से देखते थे तो इतना चौक का डस्ट आपको नजर नहीं आता था, लेकिन जब उसको हम मारते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा चौक निकलती है। तो उसे बिल्कुल यूं समझ लो कि जो बड़ा पीस है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, और उसके अंदर जो डस्टर की हम बात कर रहे हैं, डस्ट की हम बात कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन है। दे आर सॉलिड इन नेचर, दे डू नॉट फुलफिल द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्योंकि उसका तो मतलब ये होता है कि रिएक्ट करने, ये तो उसमें बैठा हुआ होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो प्रॉपर्टीज को हेडिंग भी दे सकते हैं, जैसे इसकी हेडिंग बन जाएगी नेचर, में इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। इसकी हेडिंग बन जाएगी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अगर अच्छी प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आप इस तरह हेडिंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है बेटा पॉलीमेरिक हाइड्राइड। हमने पढ़ा था बेरिलियम और मैग्नीशियम आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते, तो वो क्या बनाते हैं सर? वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। पॉलीमर का मतलब होता है लॉन्ग चेन बनाना। ये वाटर में सॉल्युबल है मगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं। ये व्हाइट सॉलिड्स है। प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल कैसी होंगी? प्रॉपर्टीज इनकी आयोनिक जैसी होंगी। लास्ट आता है बेटा हमारे पास बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। नाम फिर इसका हमें बता रहा है बॉर्डर लाइन, यानी कुछ दरमियानी बात यहाँ पर की जा रही है। These type of hydrides are formed by the reaction of 1b, 2b and 3a. ये मेटालिक इन नेचर होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज मेटालिक और कोवलेंट के दरमियान होती है, तभी हमने स्टूडेंट्स क्या नाम दिया हुआ है इसे? तभी हमने इसे बॉर्डर लाइन हाइड्राइड का नाम दिया है। आज की क्लास के मार्क्स बेटा अगर हम जाने तो पहले तो ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाएगा 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन अलग से आ सकती है 1 मार्क्स के लिए, ये हो गए 7। किसी की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आपको आ सकती हैं, मैं 1 मार्क कंसीडर कर रहा हूँ इसे 8। साइंटिफिक रीजन आ सकता है बेरिलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के लिए 2 मार्क्स कंसीडर कर रहे हैं हम इसे 10। डिफरेंस आ सकते हैं आयोनिक हाइड्राइड और कोवेलेंट हाइड्राइड के 12। तो टोटल 12 मार्क्स के लिए आज की हमारी क्लास थी, जो आपने समझी। वो बच्चे जो डेली बेसिस पर फॉलो करते जा रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही और बड़े सुकून इत्मीनान के साथ वो अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं। ये सब आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हाइड्रोजन की पोजीशन को डिस्कस किया था और आज की वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर से दो और सवाल सॉल्व करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और इसके साथ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह हम अपने तमाम लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है लॉन्ग में, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कि आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बताएं, और अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो हम सिर्फ इसमें नेम लिख देते हैं, हेडिंग्स के पूरी पूरी इक्वेशंस को नहीं लिखते। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके इन इक्वेशंस को। इक्वेशंस उसी वक्त आपको अच्छे से याद हो सकती हैं जब आपने उन इक्वेशंस को ठीक तरीके से समझा होगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आपकी मेन हेडिंग है, उसमें आप लिख रहे हैं हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। याद है स्टूडेंट्स कि हम नोट्स भी अपने साथ साथ फॉर्मुलेट करते जा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये कि हम इसको वीडियो को पॉज करते करते नोट भी करते जाएं नोट्स को। पहला मेथड है सर बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। लाइसिस मतलब है ब्रेक डाउन। किसकी मौजूदगी में ब्रेक डाउन? इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा। द वाटर इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ड्यू टू दिस रीजन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज इम्पॉसिबल. So to make the water electrolyte, we have to add few drops of any acid or base, then it will become an electrolyte and allow to pass the current. ये आपके पास एक नंबर का साइंटिफिक रीजन आता है, आपको मालूम होगा। वैसे तो हम लास्ट में डिटेल में साइंटिफिक रीजंस पढ़ेंगे, लेकिन हम जान लेते हैं कि ये भी पेपर में साइंटिफिक रीजन आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। रीजन आ जाता है कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस आप कैसे करते हैं जबकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम कहते हैं कि हम उसमें कुछ एसिड या बेस के ड्रॉप ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। When the electric current is passed through the water, it dissociate into ions which move towards different electrodes. ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर इक्वेशन देखते हैं तो क्या इक्वेशन बनती है सर? H2O वाटर है, ब्रेक हुआ इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में, तो क्या बन गया? H2 और O2। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 आपने यहाँ इस्तेमाल किया, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है बाय स्टीम एंड नेचुरल गैस। स्टीम को उर्दू में हम भाप कहते हैं, तो और नेचुरल गैस का आप इस्तेमाल करेंगे। नेचुरल गैस हमारे पास मीथेन होती है। When the steam is passed through the natural gas at 900 degrees centigrade in the presence of catalyst nickel, then it will produce the mixture of hydrogen and carbon monoxide. जब CH4 पर H2O जाता है तो जो चीज हमारे पास आती है उसे हम नाम देते हैं। हमारे पास मिक्सचर आया है, किस किस गैस का मिक्सचर है सर? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और इस मिक्सचर को हम नाम देते हैं वाटर गैस का। तो एक नंबर के एमसीक्यू में हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस। तो वाटर गैस का फॉर्मूला है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट, अलग से एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। मैं हर स्टेप पे आपको क्वेश्चंस इसलिए गाइड कर रहा हूं क्योंकि हम इम्तिहान के लिए भी तैयार हैं। हमारी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम के लिए हो रही है, अभी से हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूं समझ लें। तो कौन कौन से मेथड्स हैं सर? इन फॉलोइंग मेथड से ये हो सकता है। पहला हो सकता है कि हम वाटर गैस को कूल डाउन कर दें। जब हम वाटर गैस को कूल डाउन करते हैं तो कार्बन मोनो ऑक्साइड लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो गैस बचती है वो सिर्फ हाइड्रोजन होती है, जिसे इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। या तो हम इसे रिएक्ट कर दें NaOH के साथ वाटर गैस को, तो हमारे पास सोडियम फॉर्मेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। 2 मेथड्स हैं जो अलग से भी पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज आपको साथ साथ उनको मेंशन करना पड़ता है। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय कोक एंड स्टीम। When the steam is passed through red hot coke at 1000 degrees centigrade, then again water gas is produced, and then the hydrogen gas can be separated by using the above methods. जब रेड हॉट कोक पर वाटर गिरेगा तब भी हमारे पास क्या चीज बनेगी सर? तब भी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। और ये क्या बनती है सर? ये वाटर गैस बन गई। एक बार फिर वाटर गैस को सेपरेट कैसे करेंगे? ऊपर दिए हुए मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। चौथा मेथड क्या होगा सर? बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। देखो, हेडिंग अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो इक्वेशन याद करना कोई मसला नहीं होगा आपके लिए। डिकम्पोजिशन का मतलब है टूटना, थर्मल का मतलब है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की मदद से तोड़ना। किसको तोड़ना? मीथेन यानी CH4 को। When hydrogen like methane is heated,
When hydrocarbon like methane is heated up to 700 in the absence of air, then carbon black and hydrogen gas are obtained. ये जो कार्बन आपको मिला है ना बेटा, इस कार्बन को हम कहते हैं कार्बन ब्लैक। ये कहाँ काम आता है? टायर बनाने के काम आता है, शू पॉलिश बनाने के काम आता है, कार्बन पेपर बनाने के काम आता है। इसे हम नाम देते हैं कार्बन ब्लैक का। अक्सर ये कार्बन ब्लैक आपके घरों में जो देगची होती है जिस पर अम्मी चाय या खाना बनाती है, उसमें भी बनना स्टार्ट हो जाता है, कालक जिसे हम आम लफ्जों में कहते हैं। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स हमारे पास बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, the vaporization of liquid ammonia from a cylinder at 1500 degrees centigrade in the presence of active catalyst and absence of air give the mixture of nitrogen and hydrogen gases. तो नेक्स्ट मेथड बेटा जैसे हमने अभी डिस्कस किया, हमारे पास है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, जिसमें हम कहते हैं अमोनिया डिकम्पोज होगा तो हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा। इक्वेशन बैलेंस बहुत जरूरी है, याद रहे एग्जाम में जब हम कोई भी इक्वेशन लिखेंगे तो उसका बैलेंस होना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास आता है आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स क्या होते हैं सर? हम कहते हैं सर द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स बेशुमार एलिमेंट्स के हैं। आइसोटोप्स नाइट्रोजन के भी हैं, ऑक्सीजन के भी हैं, कार्बन के भी हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की। तो हाइड्रोजन के बेटे 3 आइसोटोप्स हमारे पास, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। इनको तीनों को डिफाइन करते हैं सर। प्रोटियम को हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन, चूंकि इसकी जो कंपोजिशन है वो हाइड्रोजन जैसी है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, इसमें भी 1 प्रोटॉन है। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें भी कोई न्यूट्रॉन नहीं है। लेकिन ड्यूट्रियम में हम कहते हैं कि सर ड्यूट्रियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जैसे नॉर्मली 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। और हमने कहा था कि एटॉमिक नंबर तो हमारे पास सेम रहता है। फिर क्या चीज फर्क हो जाती है सर? यहाँ पर देखें 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन। यहाँ पर है नो न्यूट्रॉन, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 न्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रियम का मास क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, क्योंकि मास कैसे निकलता है? 1 + 1 2 से। तो हम कहते हैं इसका मास 2 हो गया है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? आइसोटोप कहलाएगा। इसे हम नाम देते हैं हैवी हाइड्रोजन। पेपर में 1 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाता है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर। अब नॉर्मल फॉर्मूला का वाटर का फॉर्मूला क्या होता है सर? H2O। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? हैवी वाटर का फॉर्मूला बन जाएगा D2O। नॉर्मल वाटर का जो मास होता है वो 18 AMU होता है। अगर आपसे हैवी का पूछ लिया जाए तो कितना होगा सर? 20 AMU हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्राइटियम। सर ट्राइटियम में हम कहते हैं हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1 प्रोटॉन मौजूद है, लेकिन 2 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इसका मास कितना हो जाएगा? 3। अब एग्जाम में एक साइंटिफिक रीजन पूछा जाता है कि जी मास तो ट्राइटियम का ज्यादा है, आपने ड्यूट्रियम को हैवी क्यों कह दिया, इसको हैवी क्यों नहीं कहा? तो हम कहते हैं सर ट्राइटियम क्या है? ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, बहुत कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ड्यूट्रियम को हम क्या कहते हैं? ड्यूट्रियम को हम हैवी हाइड्रोजन का नाम देते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हमें क्लियर थी। इसे इंशाल्लाह हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से, और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी सीरीज में। बच्चों आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, या फिर सवाल इस तरह पूछा जाता है, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। तो ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डायग्राम भी बनानी पड़ती है और साथ में इसके साइंटिफिक रीजंस भी आते हैं, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। याद रहे स्टूडेंट्स के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी वीडियोस इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लें, ताकि साथ साथ आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। तो पहले हेडिंग आप लगाएंगे मेटलर्जी ऑफ सोडियम। सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय मोल्टन सोडियम क्लोराइड बाय डाउन सेल। डाउन्स नामी साइंसदान थे जिन्होंने पहली मरतबा ये एक्सपेरिमेंट फॉर्म किया था, तो इसी पर हमने प्रोसेस को भी क्या नाम दे दिया? डाउन सेल का नाम दे दिया। याद रहे जब भी कोई प्रोसेस आता है तो हमें उसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस लिखने होते हैं, और अगर डिसएडवांटेज है तो वो भी लिखने होते हैं कि उनके क्या क्या नुकसानात हैं। तो हम कहते हैं सर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डाउन सेल इज इलेक्ट्रोलाइसिस
ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मैं यहाँ पर इसे बोल्ड भी कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ, चूंकि ये बेसिक प्रिंसिपल है। आप भी जब लिखें तो कोशिश कीजिएगा इसे मार्कर से लिख दें कि आप क्या करने जा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने जा रहे हैं। अब इस वक्त स्क्रीन पे स्टूडेंट्स हम देख सक रहे हैं, हमारे पास डायग्राम मौजूद है डाउन सेल की, जिसमें कैथोड मौजूद है, एनोड मौजूद है। यहाँ पे सोडियम कलेक्ट हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन कलेक्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कैथोड और एनोड को सेपरेट किया गया है बाय द हेल्प ऑफ डायफ्राम, ताकि मिक्सिंग ना हो सोडियम की और क्लोराइड की। ये पेपर में सवाल पूछा जाता है कि हम कैसे प्रिवेंट करते हैं सोडियम और क्लोराइड की मिक्सिंग को, तो जवाब अभी हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हमने, दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ आयरन ग्रेफाइट इन द सेंटर दैट इज यूज्ड टू कलेक्ट द क्लोरीन गैस। दिस सिस्टम कंटेन अ कैथोड, और कैथोड किससे मिलकर बना होगा सर, कैथोड कॉपर या आयरन से मिलकर बना होगा। सेंटर में आप एनोड देख रहे हैं, ये आयरन ग्रेफाइट है आपके पास, और यहाँ पर आप कैथोड देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपके पास सोडियम कलेक्ट करने के लिए मौजूद है। ये या तो कॉपर का बना होगा या फिर आयरन का बना होगा। दे बोथ आर सेपरेटेड बाय आयरन गॉस टू प्रिवेंट सोडियम एंड क्लोराइड। हमने अभी कहा था कि सर सोडियम और क्लोराइड आपस में मिक्स ना हो जाएं, तो बीच में हमारे पास क्या मौजूद होगा, बीच में हमारे पास आयरन गॉस मौजूद होगा। सर वर्किंग क्या है इसकी, हम कहते हैं NaCl इस्तेमाल किया जा रहा है, और NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। 801 का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है, बहुत हीट देनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं सर, हम उसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, और कैल्शियम क्लोराइड इस टेम्परेचर को 600 तक डिक्रीज कर देता है। एग्जाम में साइंटिफिक रीजन पूछा जाता है, हाउ वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो जवाब होगा बाय द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। हम साथ साथ रीजन बेटा इसलिए डिस्कस करते जा रहे हैं ताकि हमारे जहन में बिल्कुल क्लियर रहे कि एग्जाम में क्या क्या किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या होगा सर, NaCl आयोनाइज होगा, दो आइंस बनेंगे सोडियम और क्लोराइड आइन। सोडियम पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोराइड नेगेटिव होगा। पॉजिटिव किसके पास भागता है सर, पॉजिटिव भागता है नेगेटिव एंड पर, और नेगेटिव भागता है पॉजिटिव एंड पर, यानी सोडियम भागेगा कैथोड के पास और क्लोराइड आइन जाएगा एनोड के पास। अब हम रिएक्शन को देखते हैं और इस बात को समझते हैं। देखें ये NaCl था, आयोनाइज हुआ, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है। कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, 2Na पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और क्या बन जाएगा, सोडियम। तो हमने क्या लिख दिया, एट कैथोड रिडक्शन अकर्स व्हिच रिजल्ट इन स्टोरेज ऑफ सोडियम। ये जो सोडियम आपको मिला है ये 99.9% प्योर है, जो आप NaCl से हासिल करते हैं। सर एनोड पर क्या होगा, तो हम कहते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, दो क्लोराइडाइन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या बन गया, Cl2 बन गया, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हमें। ना व्हाट आर द एडवांटेजेस, सर हमें बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्लोरीन मिलता है, ये एक एडवांटेज है। और हम जब इसे मोल्टन फॉर्म में लेकर आते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेकर आते हैं, तो हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं कैल्शियम क्लोराइड ऐड करके, तो हमारे लिए फायदा हो जाता है ये। फिर स्टूडेंट हमें सवाल पूछा जाता है, व्हाट आर द सोर्सेज टू ऑब्टेन सोडियम क्लोराइड, हमें सोडियम क्लोराइड कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो हम कहते हैं सर दो मेजर सोर्सेज हैं जहां से हम सोडियम क्लोराइड हासिल कर रहे होते हैं। नंबर 1 सी वाटर है और नंबर 2 रॉक सॉल्ट है। वी नो दैट सी वाटर कंटेन 3% ऑफ NaCl, यानी समुद्री पानी में कितना NaCl है, 3% है। टू ऑब्टेन द NaCl we put the sea water in large tank and then the water is evaporated by solar heat। आप भी अगर घर में खारा पानी आता है बोरिंग का और उसको हीट करते हैं तो आप देखते हैं कि नमक की एक लेयर बन रही है, चूंकि उसमें नमक मौजूद होता है, नमकीन होता है, तो हम क्या करते हैं, हम सी वाटर से भी ये काम कर सकते हैं। But the advantage is that this type of NaCl has some kind of impurities and these impurities can be removed by sodium carbonate and sodium hydroxide। सर इसमें कुछ impurities भी होती हैं, लेकिन इन impurities को हम बड़ी आसानी से हटा सकते हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हुए। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर, फिर हम उसकी रिमूवल भी देख रहे होते हैं, किस तरह से रिमूव करते हैं, वो बेटा यहाँ जिक्र किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम रॉक सॉल्ट। हम कैसे हासिल कर सकते हैं, सर हमारे पास जो नमक मौजूद है, जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, ये बेसिकली NaCl है। ये केवड़ा के मकाम पर पहाड़ है नमक की, हम वहां से हासिल कर सकते हैं। नमक के फायदे क्या होते हैं, कभी कभी अलग से भी लिखने को आता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस सॉल्ट। तो सॉल्ट इज नेसेसरी फॉर अवर डाइट, खाना जितना ही अच्छा क्यों ना बना हो, जितने मसाले क्यों ना इस्तेमाल किए जाएं, अगर उसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खाने में टेस्ट नहीं आता, तो हम कहते हैं दिस इज वेरी नेसेसरी।
इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर द केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स बनाने के काम आता है। देखें इससे हमने सोडियम हासिल किया, हम आगे देखेंगे इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल करेंगे। दिस सॉल्ट इज़ यूज्ड टू मेक अप द सोप, ये सोप बनाने के भी इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ सर दिस इज़ यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अक्सर आपने देखा होगा घर में अगर फिश आती है तो हम बहुत सारा नमक लगाकर फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है सॉल्ट में, जिसकी वजह से जरासीम खाने में ग्रो नहीं कर सकते हैं। अब बेटे अगर आज की क्लास के मार्क्स हम जानना चाहें तो हमें ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें डायग्राम भी साथ में हमें ड्रॉ करनी होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्क्रीन पॉज करके हम नोट्स भी बना रहे हैं अपने। 2 साइंटिफिक रीजन है हमारे पास 1 मार्क्स के, तो ये 7 मार्क्स हो गए हमारे पास। देन ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए हमारे पास आता है 9 और अलहदा से यूज लिखने के लिए आते हैं 10। तो आज की क्लास बेटा टोटल हमारी 10 मार्क्स की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी सीरीज में। स्टूडेंट्स कल की क्लास में हमने पढ़ा था डाउन सेल और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कास्टनर केल्नर सेल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कास्टनर केल्नर सेल और हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो आइए सवाल को जानते हैं बच्चों। याद रहे कि हम नोट्स भी अपने साथ साथ कॉपी करते जा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बनाते रहेंगे और आप देखिए अपने पीछे काम हुआ हुआ 3 चैप्टर्स तकरीबन हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसी तरह हम अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, जवाब हम शुरू करेंगे, हेडिंग लगाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा। याद रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमन नेम हम कास्टिक सोडा का दे रहे होते हैं। हम एंड में मार्क्स हासिल करेंगे कितने उसके हम काउंट करेंगे जब हम इस क्लास को एंड करेंगे। प्रिपरेशन की हेडिंग आएगी, हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय केल्नर सेल प्रोसेस। व्हाट इज द प्रिंसिपल? सर जो प्रिंसिपल डाउन सेल का था वही प्रिंसिपल यहाँ भी फॉलो हो रहा है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कास्टनर केल्नर सेल इज इलेक्ट्रोलाइसिस। कंस्ट्रक्शन यानी किन किन चीजों से मिलकर बना होगा? दिस सेल कंसिस्ट ऑफ स्टील ट्रफ विथ लाइंड एबोनाइट। याद रहे स्टूडेंट्स कि हम वाटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, हम सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो हम आयरन इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आयरन इस्तेमाल करेंगे तो रस्टिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। हमने यहाँ पर स्टील का इस्तेमाल किया। देन हम कहते हैं एनोड और कैथोड में याद होना चाहिए सर, टाइटेनियम को एज अ एनोड इस्तेमाल किया जाएगा और मर्क्यूरी को एज अ कैथोड इस्तेमाल किया जाएगा। हमें ये बात मालूम है कि मर्क्यूरी इज द लिक्विड मेटल, ओनली लिक्विड मेटल, तो यहां पर इस कैथोड को हम एक और नाम देते हैं फ्लोटिंग कैथोड। तो हमें एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ फ्लोटिंग कैथोड, तो हम जवाब देते हैं मर्करी कैन बी यूज एज अ फ्लोटिंग कैथोड। वर्किंग क्या होगी? ब्राइन हमारे पास कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है NaCl का, हम कहते हैं उस ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जैसे ही ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी NaCl आयोनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। किस किस में आयोनाइज होगा सर? क्लोरीन का आयन बनेगा और सोडियम का आयन बनेगा। क्लोरीन का आयन नेगेटिव होगा और सोडियम का आयन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा? कैथोड की तरफ, और नेगेटिव आयन कहाँ जाएगा? एनोड की तरफ। जैसे ही क्लोरीन एनोड की तरफ जाएगा वहां पर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, चूंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आयन के पास, तो वो क्या बन जाएगा? क्लोरीन की गैस बनेगी और एवापोरेट हो जाएगी। अब आइए सोडियम पर। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है तो कहां जाएगा सर? सोडियम जाएगा कैथोड पर। कैथोड क्या है? मरकरी। यहां पर सोडियम और मरकरी आपस में मिलकर अमलगम बनाएंगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे आप सॉलिड नहीं कह सकते, लिक्विड नहीं कह सकते। एक आपके पास स्ट्रक्चर बन गया जिन्हें बहुत आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं तो बारिश के बाद जिस तरह का सड़कों पर आप कीचड़ दिख रहे होते हैं, ऐसा अमलगम बन जाता है। अब इस अमलगम से आपको सोडियम अलहदा करना है, चूंकि इसमें सोडियम मर्क्यूरी के साथ मिक्स हो चुका है। आप उस पर वाटर का स्प्रे करते हैं। जब आप वाटर स्प्रे करते हैं तो H2O का जो OH है वो सोडियम से रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है? NaOH। मर्क्यूरी रिएक्ट नहीं करता, वो अलग हो जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो इस तरह आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है। आइए इक्वेशन से इस बात को समझते हैं। तो जनरल इक्वेशन क्या बनेगी? 2NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो Na और क्लोरीन मिले। एनोड पे हमने कहा क्या हुआ सर? इलेक्ट्रॉन लूज हुए। कैथोड पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन हुए, लेकिन क्या बन गया? सोडियम मर्क्यूरी अमलगम। अब आपने क्या किया? अब आपने नेक्स्ट चैम्बर पे वाटर स्प्रे किया। H2O को HOH में हम ब्रेक कर देंगे। HOH में जैसे ही ब्रेक हुआ तो H2 अलग हो गया और OH ने रिएक्ट किया सोडियम के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाता है सर? हम कहते हैं हमारे पास अब यहाँ पर जो चीज बन गई है उसे हम कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आइए एडवांटेजेस पर। क्या क्या फायदे हैं इस मेथड के? सर ये मेथड बहुत ज्यादा सस्ता है, चूंकि इसके लिए जो हम चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो
तकरीबन मुफ्त में मिलती है। सोडियम क्लोराइड महंगा नहीं है, अगर कोई और हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते तो वो महंगी पड़ती। हमें इससे बहुत प्योर प्रोडक्ट मिलता है, साथ में हमें क्लोरीन अलहदा मिलती है, हाइड्रोजन अलहदा मिलता है, तो हमारे लिए बाय प्रोडक्ट भी काम आ सकते हैं, क्लोरीन गैस भी इस्तेमाल की जा सकती है मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन कुछ नुकसानात हैं। इस मेथड के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है और आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगी तो रेजिडेंशियल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। दूसरा मसला ये है कि मर्क्यूरी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। जब आप ये रिएक्शन करते हैं तो उसमें कुछ मर्क्यूरी एस्केप आउट भी होता है जो आपके एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर सकता है। एग्जाम में अलहदा से भी लिखने को आते हैं बेटा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, अगर नहीं तो वो लॉन्ग में तो आपको लिखने ही होते हैं। अब आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट सॉलिड है। कुछ बच्चे यहाँ पर चौंकते हैं कि सर हमने तो लैब्स में देखा था कि ये लिक्विड फॉर्म में था, आप कह रहे हैं कि ये सॉलिड है। बेटा छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं इनके, जिससे आपको डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाना होता है। आपको पता रहे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में होती है, लिक्विड में नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे HCl लिक्विड नहीं गैस फॉर्म में होता है। आपने 9th क्लास में बनाया था ना, HCl गैस फॉर्म में बनता है, फिर आप उसमें वाटर डाल के लिक्विड बना रहे होते हैं। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि कल आप भी हो सकता है टीचिंग प्रोफेशन में आएंगे तो आप अपने स्टूडेंट्स को बेहतर गाइड कर सकेंगे। ये ट्रांसलूसेंट है, यानी प्रॉपर आप इसके आर पार नहीं देख सकते, और ये मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। यूजेस क्या है सर? हम इसे सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं सोप बनाने के लिए, हम इसे रेयॉन फाइबर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आ जाओ, अब आज की क्लास के मार्क्स हम जान लेते हैं। कितने मार्क्स की हमारी आज की क्लास थी? तो वैसे तो ये क्वेश्चन हमें जर्नल पूछा जाता है कंप्लीट 5 मार्क्स के लिए, तो 5 मार्क्स तो स्ट्रेट अवे हम इसको दे देते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से हम एक MCQ एक्सपेक्ट करते हैं, तो 6 मार्क्स हुए हमारे पास। उसके अलावा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे ये पूछा जाएगा कि सोडियम मर्करी अमलगम को कैसे सेपरेट किया जाता है वाटर ऐड करके, तो उसको हम 1 मार्क दे देते हैं, 7 मार्क्स देते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस 2 मार्क्स के अलग से पूछे जा सकते हैं। 9 मार्क्स, फिजिकल प्रॉपर्टी 1 मार्क्स यानी 10 मार्क्स, और यूजेस को भी 1 मार्क्स यानी 11 मार्क्स। तो आज की जो हमने क्लास अटेंड की है बेटे, ये 11 मार्क्स की क्लास है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमें तमाम चीज़ें समझ में आती जा रही हैं। आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, आप लोगों के मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे मिलते हैं। मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता आप लोगों को, लेकिन देखता ज़रूर हूं जो आप कमेंट कर रहे होते हैं। इस वीडियो लेक्चर को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ये नोट्स मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी सीरीज़ में। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला शॉर्ट नोट है हमारे पास, शॉर्ट नोट ऑन मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला है MgSO4। ये नेचर में काइसेराइड की फॉर्म में अवेलेबल होता है, दैट इज MgSO4.H2O। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मैग्नीशियम मेटल, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट। ये कैसे बनता है सर? या तो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या फिर मैग्नीशियम का ऑक्साइड, या उसका हाइड्रोक्साइड, या उसका कार्बोनेट। तो आप इक्वेशंस में बेटे देख सकते हैं, Mg plus H2SO4 will form MgSO4 plus H2, MgO plus H2SO4 will form MgSO4 plus H2O, MgOH twice plus H2SO4 will form MgSO4, MgCO3 plus H2SO4 will form MgSO4। यानी सल्फ्यूरिक एसिड में जो SO4 मौजूद है ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, और अगर ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद होगा तो वाटर बनेगा, और मौजूद नहीं होगा तो आप देख रहे हैं कि सिंपल हाइड्रोजन बनता है, और अगर कार्बन मौजूद था तो आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। द हेप्टाहाइड्रेट मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O। हेप्टा मतलब 7, हाइड्रेट मतलब वाटर। अगर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए जाते हैं तो अब इस सॉल्ट को बेटा हम नाम देते हैं इप्सम सॉल्ट। याद रहे एग्जाम में MCQs में काइसेराइड का भी और इप्सम सॉल्ट का भी फॉर्मूला पूछा जाता है। इट इज़ यूज एज अ माइल्ड परगेटिव। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल है। व्हेन हीटेड क्रिस्टलाइन इप्सम लूजेज वाटर फॉर्मिंग एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट। जब हम कहते हैं कि सर इसे हम हीट करते हैं तो उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और पीछे एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है। तो ये शॉर्ट नोट हमें 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन लिखते हैं। ये इक्वेशन से पहले आपकी हेडिंग लग जाती है प्रिपरेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, और ये 4 आप इक्वेशंस लिख देते हैं। अब आते हैं सेकंड शॉर्ट नोट पर हमारे पास कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या है सर? CaSO4। कैल्शियम सल्फेट अकर इन नेचर एज एनहाइड्राइड, इट ऑल्सो अकर एज डाइहाइड्राइड, यानी विदाउट वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा और विद वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा।
कैल्शियम सल्फेट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल एंड प्रोड्यूस परमानेंट हार्डनेस इन वाटर। सर आप बेसिक क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि दो तरह की हार्डनेस होती है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो ये क्या कॉज करता है सर? ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कॉज करता है। जब जिप्सम यानी CaSO4.2H2O, तीसरा फॉर्मूला आज की क्लास का हो गया, 3 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। जब जिप्सम को हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करता है। याद रहे स्टूडेंट्स, जो पॉइंट के बाद वाटर लिखा हुआ है इसे हम नाम देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करता है और हम कहते हैं कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पर, यानी हाफ वाटर मॉलिक्यूल पर। और स्टूडेंट्स इस हाफ वाटर मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यानी अगर आपसे चौथा फॉर्मूला पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो जवाब होगा CaSO4.1/2H2O। यानी इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, एग्जाम में 1 नंबर के लिए बेटा इक्वेशन पूछी जाती है, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम कहते हैं सर CaSO4.2H2O को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट करते हैं तो फॉर्मूला बनता है CaSO4 यानी एक CaSO4 के साथ कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे? हाफ मॉलिक्यूल होगा। At higher temperature, gypsum loses all the water of crystallization to give anhydrous calcium sulfate। अभी जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सर? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट एंड जिप्सम बीइंग द सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सर इसे सल्फ्यूरिक एसिड के तौर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चूँकि इसमें SO4 मौजूद है। जिप्सम इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग ऑफ सीमेंट। आप यूजली सीमेंट देख रहे होते हैं, उसको बनाने के लिए भी जिप्सम की ज़रूरत है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन सर्जरी, उसका जवाब हम यहाँ जान रहे हैं अभी बेटा। CaSO4.1/2H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हेन मिक्स्ड विद वाटर सेट्स इन अबाउट 5 मिनट्स टू अ हार्ड मास। आपने 9th क्लास में जब एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं गैस बनाने के तो उसमें आप कॉर्क को सील करते हैं ताकि वहाँ से गैस रिमूव ना हो। आप उसमें जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और कुछ लोग इसे वाइट सीमेंट भी कहते हैं। This setting take place with expansion. This property permit to use in the preparation of molds used in surgery and castings। अक्सर जो कहते हैं हाथ पे प्लास्टर बांध कर आए वो भी बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो ये सेकंड शॉर्ट नोट बेटा हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब आइए बढ़ते हैं थर्ड शॉर्ट नोट की तरफ और थर्ड शॉर्ट नोट है हमारे पास ब्लीचिंग पर। ब्लीचिंग पाउडर, प्रोफेसर ऑडलिंग सजेस्टेड द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एज CaOClCl या फिर CaOCl2। याद है स्टूडेंट्स, ये भी इम्तहान में पूछा जाता है MCQs में, तो हम साथ साथ टॉपिक इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन इजी होती रहे। और अब इंशाल्लाह हम 1 से 2 वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 भी अपना कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम ऑर्गेनिक के पोर्शन की तरफ जाएंगे। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय हेसन क्लेवर प्रोसेस। ये भी हमें याद रखना होगा, पूछा जाता है MCQs में कि कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है। द प्लांट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ आयरन सिलेंडर्स इन विच क्लोरीन इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद स्लेक लाइम। स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या है? CaOH2। अपनी कॉपी के लास्ट में आप एक काम कीजिए, हेडिंग लगा दें कॉमन नेम और फॉर्मूला। जितने भी अब हम पढ़ते जा रहे हैं और आगे हम पढ़ेंगे सब आप एक जगह नोट कर लेंगे क्योंकि ये इम्तहान में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इक्वेशन बेटा हमारे पास क्या बनती है? CaOH2 + Cl2 से फॉर्म होता है CaOCl, जिसे हम नाम दे रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर का। द ब्लीचिंग पाउडर सो फॉर्म्ड इज कलेक्टेड। इट इज़ वाइट अमॉर्फस पाउडर विद स्मेल ऑफ क्लोरीन। ये क्लोरीन गैस की स्मेल रखता है। रिएक्शंस क्या होंगे सर इसके? ब्लीचिंग पाउडर इज जनरली यूज विद रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन। इट लिबरेट क्लोरीन। अगर आप वाटर के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो ये क्लोरीन गैस लिबरेट करना स्टार्ट करता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है और साथ में क्लोरीन बन जाता है। व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड क्लोरीन इज सेट फ्री। जब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है तब भी क्लोरीन मिलता है हमें, यानी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी क्लोरीन मिलेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी क्लोरीन मिलेगा। इट लिबरेट HOCl ऑन रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर। अगर आप एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे इस ब्लीचिंग पाउडर को तो इससे हमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोक्लोरस एसिड मिलेगा। क्या क्या यूजेस हैं इसके? यूजेस सर अलग से एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं 2 मार्क्स के लिए। इट इज़ यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लाइनिन एंड पेपर पल्प। कॉटन, लाइनिन और पेपर पल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्लीच करने के लिए। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरोफॉर्म। इसे क्लोरीन गैस बनाने के लिए और क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी
इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर हमें समझ में आया और एक और वीडियो लेक्चर में हम ग्रुप 10 पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ लिया, चैप्टर 2 पढ़ लिया और अब एक क्लास बाद इंशाल्लाह चैप्टर 3 कंप्लीट होगा। हम इसी तरह वीडियो लेक्चर्स में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं, तो आप 0333224303 पर अपने नाम और कॉलेज के साथ हमसे रब्ता कीजिए ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना दिया जाए। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से, विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आइए इनके मैकेनिज्म को समझते हैं और साथ में हम इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस को भी जानेंगे। द सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस दीज डेज। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 किंग ऑफ ऑल एसिड्स कौन से मेथड से बनाया जाता है, तो आंसर होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, आइए पहले हम स्टेप वाइज इनको समझते हैं और फिर इसके बाद हम समराइज भी करेंगे। स्टेप नंबर 1, हम सबसे पहले SO2 हासिल करेंगे। कैसे हासिल करेंगे सर? हम सल्फर या फिर इसके किसी और को, आयरन पायराइड को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगा? हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। तो फॉर्मूला इस वक्त स्क्रीन पर आप इक्वेशन देख रहे हैं, 2S + 2O2 विल फॉर्म 2SO2। इक्वेशन बैलेंस है, 2 सल्फर रिएक्टेंट पर, 2 सल्फर प्रोडक्ट पर, 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट पर और 4 ऑक्सीजन आपको प्रोडक्ट पर मिल रहे हैं। स्टेप नंबर 2 में हम कहते हैं कि हमारे पास, चूंकि अगर किसी और का आपने इस्तेमाल किया था तो उसमें इम्प्योरिटीज भी हो सकती है। इम्प्योरिटीज में डस्ट हो सकती है, आर्सेनिक ऑक्साइड हो सकता है, वेपर्स हो सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि इस SO2 को आप मूव करेंगे डस्ट कैचर में। तो हमने पॉइंट लिखा, द SO2 इज पास थ्रू द डस्ट कैचर विच रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। अब डस्ट पार्टिकल रिमूव हो चुके हैं, कूल करने के बाद हम इसे वॉशिंग टावर की तरफ ले जाएंगे। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में हम कहते हैं द वॉश्ड एंड ड्राइड SO2 इज टेकन इनटू कॉन्टैक्ट चैम्बर एंड देन इज ट्रीटेड विद एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हमने और ऑक्सीजन से इसे रिएक्ट किया, तो SO2 में जब ऑक्सीजन रिएक्ट हुई तो क्या बना? SO3 बना। इक्वेशन अगेन हम देख रहे हैं कि बैलेंस इक्वेशन है। स्टेप नंबर 4 में हम कहते हैं नाउ दिस SO3 एब्जॉर्ब्स इन सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ओलियम। ओलियम क्या होता है सर? H2O7 पर हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है उसे हम नाम देते हैं ओलियम। हमने क्या किया? अब इस चैम्बर में हमने कहा कि SO3 को हमने कुछ अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब किया, तो हमारे पास एक नया केमिकल कंपाउंड मिला जिसे हमने नाम दिया ओलियम का। याद है स्टूडेंट्स की ओलियम भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ओलियम का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें याद है H2S2O7। स्टेप नंबर 5 में हम कहते हैं कि इस ओलियम को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और इससे हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। यानी आप इक्वेशन देख रहे हैं H2S2O7 में जब हमने वाटर ऐड किया तो हमें क्या मिला? H2SO4 मिला। अब कुछ स्टूडेंट्स को हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है कि सर अगर H2SO4 को रिएक्ट करके SO3 के साथ ओलियम बनाया था और दोबारा H2SO4 मिला तो इससे हमें फायदा क्या हुआ? H2SO4 के इस्तेमाल से H2SO4 बन गया। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पर गौर कीजिएगा। यहाँ आपने कितने मोल इस्तेमाल किए सर? 1। और आपको कितने मिले? 2, यानी सिंपल डबल मिला। अगर आप 500 ml इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1000 ml मिलता। अगर आप 1000 ml इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2000 मिलता, यानी आपने प्रोसेस को डबल कर दिया। आइए बच्चों इक्वेशंस को समराइज कर देते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी? 2S + 2O2 विल फॉर्म 2SO2। हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। फिर क्या हुआ सर? ये डस्ट कलेक्टिंग चैम्बर में गया जहां पर तमाम इम्प्यूरिटीज रिमूव हो गई। फिर SO2 में O2 मिक्स हो गया, क्या बना? SO3। SO3 को हमने 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से गुजारा, क्या बन गया? H2S2O7 दैट इज ओलियम। इस ओलियम में वाटर रिएक्ट किया, क्या बन गया? H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सर? इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज soluble in water, it cause the burns और पेन, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस और विस्कस। सर ये बात हम जानते हैं कि वाटर में इसे डाइल्यूट करके बनाया जाता है, तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये स्किन को जला देता है, पेन कॉज करता है। सल्फ्यूरिक एसिड हमने स्कूल में इस्तेमाल किया था, हमें बताया गया था बहुत डेंजरस है। एंड इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस
और इट मे बी विस्कस। इस्तेमाल कहाँ करते हैं सर? लैब रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरीज में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जब हमें वाटर रिमूव करना होता है। ऑर्गेनिक के कितने रिएक्शंस आप पढ़ते हैं जहां आपको वाटर रिमूव करना होता है, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं सर? हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं H2SO4 को, कंसंट्रेटेड H2SO4। इट इज यूज एज इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन और पेपर एंड इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स। तो स्टूडेंट ये एक टॉपिक था जिससे हमें एग्जाम में एमसीक्यूज लाजमी पूछे जा रहे होते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक हमें क्लियर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम और टॉपिक्स आपके सामने रख देंगे ताकि अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा आसान हो जाए हमारे लिए। इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। कल कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए और मैसेजेस पर रिक्वेस्ट की कि सर IUPAC इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर वीडियो बना दें आसान करके। तो आज का ये वीडियो लेक्चर IUPAC इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर है। याद रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इसको सॉल्व करने की, तो आज की इस क्लास में हम ट्रिक के ज़रिए ये जान लेंगे कि आपका कंपाउंड कोई भी हो आप उसको नाम कैसे देंगे। स्क्रीन पर इस वक्त बहुत कुछ आपको नज़र आ रहा है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन सबसे पहले कुछ चार्जेस हमें याद करने पड़ेंगे जो मैंने इस तरफ लिख दिए हैं एक साथ करके। ये मैक्सिमम चार्जेस हैं जिनसे पेपर में सवाल पूछा जाता है, तो आइए इनको याद कर लेते हैं। अगर H2O होता है तो हम उसका चार्ज 0 यानी न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं इसे। NH3 होगा तो चार्ज 0 होगा। अगर फ्लोरीन है तो -1, ऑक्सीजन है तो -2, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1। बेसिकली ये इनकी वैलेंसीज हैं। वैलेंसीज तो आपने पढ़ी हैं। CN यानी साइनो होगा -1, NO2 -1, NO3 -1, OH -1, NH2 -1, C2O4 -2 और CO3 -2। ये बेसिक चार्जेस आपको याद कर लेने। अगर ये बेसिक चार्जेस हमें याद हो जाएंगे तो हम यहाँ कर सकते हैं। अगला सवाल आता है सर ये करते क्यों हैं? जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ज़रिए उनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता रहता है, तो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। आइए अब ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। सर हम सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हैं कैटाइन, न्यूट्रल और एनाइन। हम कंपाउंड को कैटाइन कब कहेंगे? जब कोई नेगेटिव ब्रैकेट के बाहर होगा। हम कंपाउंड को न्यूट्रल कब कहेंगे? जब सब कुछ ब्रैकेट के अंदर होगा। हम कंपाउंड को एनाइन कब कहेंगे? जब कोई पॉजिटिव ब्रैकेट के बाहर होगा। फिर रिपीट करता हूँ, कैटाइन कब कहेंगे? जब नेगेटिव ब्रैकेट के बाहर है। न्यूट्रल कब कहेंगे? जब सब कुछ अंदर है। एनाइन कब कहेंगे? जब पॉजिटिव ब्रैकेट के बाहर है। इतना समझ में आ गया हम सबको? ये हमने अपने पास नोट कर लिया, ये वाली बात हम सबको समझ में आ गई। अब यहाँ मैंने कुछ नंबरिंग की हुई है 213, 231, 132। अब आपको ये याद कर लेना है बस कि अगर कैटाइन है तो 213, न्यूट्रल है तो 231 और एनाइन है तो 132। सर इससे हमें क्या याद होने वाला है? आइए इसको जानते हैं। देखें आपके पास अब ये कंपाउंड आ गया CONH3 6Cl3। जो पहले था उसको आपने 1 कह दिया, जो उसके बाद लिखा हुआ था उसको आपने 2 कह दिया, जो उसके बाद लिखा हुआ था उसको आपने 3 लिख दिया। तो ये सिंपल 1 2 3 हो गया। आपका फॉर्मूला क्या है? 213, यानी पहले 2 लिखना, फिर 1 लिखना, फिर 3 लिखना। 2 पर कौन है? देखो एरो लगाया हुआ है, 6 है तो हेक्सा। NH3 को क्या कहते हैं? अमाइन। लिख दिया 2 पहले। अब क्या लिखना है? 1 क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट के आगे आप जगह छोड़ देंगे, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि यही तो आपको मालूम करना था। 3 पर क्या है? क्लोरीन। जब नेगेटिव लास्ट में होगा तो उसे आप IDE पर एंड करेंगे, जैसे आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। बीच में होता है तो कहते हैं क्लोरो, आयोडो, ब्रोमो। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया? क्लोराइड। इस पर ये 3 है, 1 पे क्या चार्ज होता है? -1, 3 पे क्या होगा? -3। ओवरऑल जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल है, यानी मैं आपसे कहता हूँ x - 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या है? सर x की वैल्यू +3 है। आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? 3। हो गया सॉल्व। ये तो मैंने और लॉन्ग कर दिया, ये x का फॉर्मूला लगाकर। सिंपल था, यहाँ -3 है, यहाँ +3 होगा। चूंकि NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, मैंने पहले पढ़ लिया था वो 0 है। कैटाइन सॉल्व हो गया। आप कोई भी कैटाइन सॉल्व कर सकते हो, इसके बाद जाके MCQ सॉल्व करो, कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। अब आओ न्यूट्रल पर। न्यूट्रल के लिए क्या याद किया हुआ है? 231, 231 याद किया सर न्यूट्रल के लिए हमने। अच्छा भाई ये क्या होता है? कंपाउंड जो भी दिया हुआ था उसको 1 2 3 बोलोगे, तो सीक्वेंस में शुरू हो रहा है। 2 1 3 का मतलब क्या है? पहले 2 लिखना है। यहाँ पर क्या है? 2 को क्या कहते हैं? डाई।
NH3 को क्या कहेंगे? अमाइन। अब क्या लिखना है? 3। कितने क्लोरीन है? 4। टेट्रा हो गया। अब क्लोराइड नहीं लिखेंगे, अब क्लोरो लिखेंगे, चूंकि दरम्यान में आ गया तो हमने कहा क्लोरो। और लास्ट में आपके पास क्या है? लास्ट में आपको 1 लिखना है, 1 है प्लाटिनम। आइए वैलेंसी मालूम करते हैं। ओवरऑल चार्ज 0 है, इस पर 0, इस पर -4, तो कौन सी वैल्यू इसको कैंसिल कर रही है? +4। आपने यहाँ 4 लिख दिया, सॉल्व हो गया, आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता लग गया। आइए अब चलते हैं एनाइन की तरफ। एनाइन क्या है? एनाइन का फॉर्मूला है 132, ये हमारी ट्रिक है। 132, 213, 231, 132। अब एनाइन किसको कह रहे थे? जिसमें पॉजिटिव चार्ज बाहर है, ये बाहर रखा हुआ है। अब क्या है? 132, 1 पर क्या है? 1 पर पोटेशियम है, आपने पोटेशियम लिख दिया। फिर 3 लिखना है, 3 पर क्या है? हेक्सा सायानो। लास्ट में फेरेट, Fe। जब लास्ट में लिखते हैं तो हम ATE का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोबाल्टेट हो जाता, अगर कोबाल्ट होता तो, क्यूपरेट हो जाता अगर कॉपर होता तो ये फेरेट बन गया। अब इस पर क्या चार्ज है? सर 1 पर -1 है, तो 6 पर कितना हो जाएगा? -6। इधर है +3, इधर क्या लिख दूं कि ओवरऑल 0 आ जाए? इधर अगर +3 लिख दूं तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। अब एक छोटी सी कन्फ्यूजन जो रहती है स्टूडेंट्स को, क्या कन्फ्यूजन रहती है? सर कन्फ्यूजन ये रहती है बच्चों को कि यहाँ पर आपने ट्राई क्यों नहीं लिखा? फिर कन्फ्यूजन रहती है सर यहाँ पर आपने ट्राई क्यों नहीं लिखा? तो ये जो 3 है वो इसकी वैलेंसी बता रहा था, इसीलिए हम नहीं लिखते। ये जो 3 है इसकी वैलेंसी बता रहा था, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखते। तो ओवरऑल कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाता है? ओवरऑल कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास आ जाता है इसका फॉर्मूला। तो अब हम बड़ी आसानी के साथ ये याद कर चुके कि कैटाइन 213 है, एनाइन 231 है और एनाइन हमारे पास 132 है। अब कोई भी सवाल इससे अगर हमें पूछ लिया जाएगा तो हम बड़ी आसानी के साथ उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक की इस तरह के ट्रिक्स चाहिए हमें तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पिन कर सकते हैं। 03332243 पर मैं पूरी कोशिश करूंगा बहुत आसान करके वो टॉपिक आप लोगों के सामने रख दूं, ताकि 1 नंबर हमें अगर इस सवाल से मिलने वाला था तो फ़ौरन हासिल हो जाए। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो लेक्चर को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।